नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक टाइम पे ऐसे 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो था। जी हां, 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, और इसमें कश्मीर वाले इलाके नहीं हैं, वो सब अलग है। ये 200 से ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट थी जो नक्सलाइट्स यानी नक्सलवादियों के कब्जे में थी, और एक ऐसा रेड कॉरिडोर बन चुका था जहां पुलिस भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के घुसने से डरती थी, और जगह जगह पर झंडे टंगे मिलते थे लाल सलाम लिखे हुए। पर अब उन्हीं इलाकों में स्कूल भी है, रोड्स भी है और तिरंगा भी लहरा रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो बॉर्डर के पार नहीं बल्कि हमारे ही जंगलों में छुपा था। एक ऐसी सोच जो सिर्फ गोलियों से नहीं, आइडियोलॉजी से भी लड़ी जा रही थी, और एक ऐसी जंग जो सालों तक छुपी रही मीडिया की हेडलाइंस से भी। ये कहानी है भारत के अंदर के सबसे बड़े दुश्मन में से एक, और एक मिशन की जिससे भारत सरकार ने स्टेप बाय स्टेप इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। ये है नक्सल का काल। ये कहानी शुरू होती है 1967 से, जब वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में एक वायलेंट अपराइजिंग हुआ। एक छोटा सा लोकल लैंड डिस्प्यूट था, लेकिन बात इतनी बड़ी हो गई कि उसने भारत के अंदर एक आर्म्ड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। एक किसान ने अपने लीगल लैंड राइट्स के बेसिस पर एक जमींदार के खेत से अनाज का एक हिस्सा काट लिया। जमींदार ने तुरंत पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने उस किसान पर अत्याचार किए, धमकाया, मारा, पीटा। जब लोकल किसानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो पुलिस को फायरिंग के आदेश दे दिए गए, जिसमें एक महिला और उसका बच्चा मारा गया। यही मोमेंट था जहां से लोकल कम्युनिस्ट लीडर्स चारू मजूमदार, कनू सन्याल और जंगल सांथल ने इस आंदोलन को एक आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग में बदल दिया, यानी किसानों का एक आर्म्ड रेवोल्यूशन। और कुछ की स्लोगन्स फेमस हुए, जैसे जमीन उनकी है जो हल चलाए, बंदूक के दम पर आजादी मिलेगी, गवर्नमेंट के कानून झूठे हैं, असली कानून क्रांति से लिखेंगे। और इन लीडर्स ने खुला ऐलान किया माओ जेडुंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करने का, और बोला गया कि इंडिया में एक एग्रेरियन रेवोल्यूशन चाहिए और उसका एक ही रास्ता है, वायलेंस। माओ जेडुंग एक चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी था जो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारधारा से काफी प्रभावित था, और मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को आधार बनाकर ही उसने चाइना में अपने मरते दम तक रूल किया। चारू मजूमदार और कनू सान्याल जैसे नेता भी माओ जेडुंग को ही अपना आइडियल मान के चल रहे थे। उनका कहना था, इंडिया के गरीब किसान और मजदूर तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक वो बंदूक उठाकर जमींदार और सरकार के खिलाफ जंग न लड़े। ये मूवमेंट धीरे धीरे एक और नाम से जाने जाने लगा, नक्सलिज्म, और ये नाम पड़ा उसी गांव के नाम पर, नक्सलबाड़ी गांव पर, जहां से ये सब शुरू हुआ था। ऐसे कुछ की फैक्टर्स हैं जिसने इस आंदोलन को फ्यूल किया, जैसे लैंड रिफॉर्म्स का फेलियर, गरीब किसानों के पास जमीन नहीं थी और जमींदारी सिस्टम अभी भी जिंदा था। उसके बाद आदिवासी एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट लैंड्स में आदिवासी लोगों को बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे। उस समय की सरकारें जब चाहे उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेती और इन आदिवासियों का शोषण होता। तीसरा था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीरी और गरीबी का गैप तेजी से बढ़ रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। और चौथा था अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ। पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी तेजी से फैल रही थी, क्योंकि उस समय की सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही थी। यूथ खाली धक्के खा रहा था। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती गई और उन्हें लगा क्रांति का रास्ता ही सही रास्ता है। उस समय की सरकार इस इशू को एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में देख रही थी। उन्होंने समस्या के रूट कॉज जैसे कि सोशल इंजस्टिस, पॉवर्टी, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि गली मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं जो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, ये कुछ भ्रमित युवा हैं जो सिस्टम से नाराज हैं, लेकिन इन्हें समझाया जा सकता है। लेकिन समझाने की जगह फोर्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, और इसी वजह से हर क्रैकडाउन के बाद ये मूवमेंट और ज्यादा वायलेंट और ज्यादा बड़ा होता गया। अगर वहीं उस जमीनी विवाद को सुलझा दिया जाता और सरकार अपना रोल जिम्मेदारी से निभाती, तो शायद इतने सालों तक इतना खून ना बहा होता और ना नक्सलाइट मूवमेंट कभी पैदा हुई होती। नक्सलबाड़ी अपराइजिंग 72 दिनों तक चला। दर्जनों पुलिस वाले और सिविलियंस मारे गए। बंगाल गवर्नमेंट ने ब्रूटल क्रैकडाउन लॉन्च किया, गोलियां चलवाई, और चारू मजूमदार का ये आंदोलन अब बंगाल से निकलकर बिहार, झारखंड, आंध्रा और छत्तीसगढ़ तक फैल चुका था। 1970s तक नक्सलिज्म एक अंडरग्राउंड गोरिल्ला वॉरफेयर में बदल गया। जंगल कैंप्स, एम्बुशेज और आर्म्स ट्रेनिंग्स होने लगी। पुलिस स्टेशन को लूटा जाने लगा।
वहां से हथियार इकट्ठे किए गए। इन लोगों ने अपने देसी हथियार तक बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे देसी कट्टा, बंदूक और देसी बॉम्ब्स तक। कुछ ही सालों में जब मूवमेंट बड़ा होना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों को बाहर के दुश्मनों से भी सहारा मिलने लगा। इनको फंडिंग दी जाती। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के ब्लैक मार्केट से एडवांस हथियार दिए गए और देखते ही देखते इन लोगों पर अब AK-47 और इंसास राइफल्स जैसे वेपन्स भी दिखने लगे। इस सब मूवमेंट को खड़ा करने में चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बेसिक आइडियोलॉजी ही वहां की थी और वो भारत में अनरेस्ट की सिचुएशन रखना चाहते थे। पर इंडियन गवर्नमेंट के पास ना तो इसका कोई एक्यूरेट इंटेलिजेंस था, ना कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही थी। स्टेट्स अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अपने हिसाब से जो चाहे वो स्टेट कर रही थी बिना कोऑर्डिनेशन के। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो छुप के अंडरग्राउंड मोड में ग्रो करती गई और 2000 आते आते ये पूरे भारत में 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लेती है। नक्सलिज्म से अफेक्ट हो जाते हैं, एक रेड कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाता है जो बहुत तेजी से फैलने लगता है। 2001 आते आते नक्सलियों का ऐसा माहौल बना कि पुलिस और पैरामिलिट्री तक भी जंगल में घुसने से डरने लगे। ट्रेनिंग वीक थी, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी और कोऑर्डिनेशन पुअर था। 2010 में दंतेवाड़ा मैसेकर में 75 CRPF जवान शहीद हो गए, एक ही एम्बुश में। पीएम मनमोहन सिंह ने माना कि नक्सलिज्म इज इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि किसी भी और थ्रेट से ज्यादा बड़ी थ्रेट नक्सलिज्म को माना गया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब सोच के देखिए कि नक्सलियों का क्या माहौल बनाया गया और इस थ्रेट के सामने सरकार बिल्कुल लाचार दिख रही थी और सॉल्यूशन अभी भी क्लियर नहीं था। उस वक्त तक नक्सल्स का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उन्हें तोड़ना एक फुल फ्लेजेड वॉर जैसा लगने लगा था। और यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार की लगातार नजरअंदाजी से और गोलियां चलवाने के फैसलों से नक्सलवाद का ये रेड कॉरिडोर बढ़ता ही गया और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार काफी मजबूर दिखी और नक्सल लीडर्स इतने बेखौफ और मजबूत हो चुके थे कि वो सरकार से बात तक करने को तैयार नहीं थे। भरोसा टूट रहा था, देश में निराशा छाई थी और फिर एक नई सोच का जन्म हुआ। 2014 के बाद देश में सरकार बदली, मोदी जी ने शपथ ली और नई गवर्नमेंट ने पूरी स्ट्रेटेजी बदल डाली। ऑपरेशन का नाम रखा गया समाधान। भारत सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसका मोटिव था क्लियर, होल्ड, बिल्ड, यानी पहले जंगल साफ करो यानी क्लियर करो, फिर वहां सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करो यानी होल्ड, और फिर वहां डेवलपमेंट लेकर आओ यानी बिल्ड। इस सरकार ने जंगल वॉरफेयर को सीरियसली लेना शुरू किया। ड्रोन्स और सैटेलाइट से नक्सल कैंप्स डिटेक्ट किए गए, कोबरा कमांडोज बनाए गए स्पेशली जंगल कॉम्बैट के लिए, रोड्स, ब्रिजेस और कम्युनिकेशन टावर्स बनाए गए जवानों के लिए भी और विलेजर्स के लिए भी। विलेजर्स को जॉब, हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड किया गया ताकि वो नक्सल्स को सपोर्ट करने की जगह सरकार की मदद करें। और नक्सल्स का सपोर्ट सिस्टम जो ये गांव वाले ही थे वो अब टूटता जा रहा था और एग्जैक्ट वैसा हुआ जैसा भारत सरकार प्लान कर रही थी। ऑपरेशन समाधान ने अपना काम बखूबी किया। 2016 में किशन जी नाम का एक टॉप का लीडर जो नक्सल मूवमेंट को लीड कर रहा था वो गांव वालों की मदद से एनकाउंटर में मारा गया। इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स और वेस्ट बंगाल पुलिस का टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन भी शामिल था। लोकल विलेजर्स से ग्राउंड लेवल इंटेल मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नाइट एम्बुश प्लान किया, लेकिन ये एनकाउंटर मल्टी डायरेक्शनल फायर एक्सचेंज में बदल गया जहां किशन जी ने काफी रेजिस्टेंस दिखाया लेकिन एंड में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। किशन जी का न्यूट्रलाइज होना इस मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर 2018 में गढ़चिरौली महाराष्ट्र में एक सिंगल ऑपरेशन में 40 नक्सल न्यूट्रलाइज हुए। ये ऑपरेशन महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडो यूनिट ने एग्जीक्यूट किए थे। जंगल सर्वेलेंस ड्रोन से एरिया का मैपिंग किया गया था। नक्सल्स एक प्लानिंग कैंप लगा रहे थे जिसका पता मिलते ही हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड फोर्सेस ने सराउंडिंग जंगल को पूरी तरह से घेर कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये एक सरप्राइज और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी जिसमें इंटेलिजेंस, टेरेन एडवांटेज और स्पीड का यूज किया गया। अब नक्सली मारे जा रहे थे लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जैसी जगहों पर एक नाम गूंज रहा था, हिडमा। और ये सारा रीजन अब रेड कॉरिडोर का एपिसेंटर था। नाम था माधवी हिडमा और सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि हिडमा की कोई भी रिसेंट फोटो या पिक्चर नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो सके। यहां तक कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक पुरानी, वो भी बहुत ब्लर फोटो थी जिससे हिडमा की पहचान करना मुश्किल था। और इस समय में हिडमा और उसका नेटवर्क ही मेजर नक्सलवादियों के रूप में देखा जा रहा था जिसे माधवी हिडमा लीड कर रहा था।
एक ऐसा लीडर जिसका इमोशन से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वायलेंस उसके लिए एक स्ट्रेटेजी थी। वो इन जंगलों में पला और बड़ा हुआ और वो गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपर्ट था। उसके पास पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। वो सीपीआई माओइस्ट के सेंट्रल कमेटी का सबसे यंग और एग्रेसिव कमांडर था। जंगल में ट्रैप सेट करना, पुलिस और आर्मी की मूवमेंट्स को ट्रैक करना, आर्मी और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को कंट्रोल करना, सिविलियंस को डराकर रिक्रूट बनाना। उसने जंगलों को अपना चेस बोर्ड बना दिया था और जवानों को मोहरा। 2010 का दंतेवाड़े अटैक जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की जान गई, उसका मास्टरमाइंड भी ये हिडमा ही था। 2013 में झीराम वैली मैसेकर जिसमें कांग्रेस के टॉप के नेता मार दिए गए और पूरे देश को झकझोर के रख दिया गया, वो भी हिडमा ने ही किया था। यहां तक कि 2021 में टीकलगढ़ एम्बुश में 22 आर्मी जवान शहीद हुए थे। अटैक इतने प्रिसाइज थे कि आर्मी के जीपीएस, ड्रोन और एसओपी सब फेल हो गए। ये भी हिडमा ने खुद लीड किया था। इसके बाद सरकार ने काफी सख्ती से काम लिया और 2021 में ही इंडियन फोर्सेस ने एक फुल स्केल ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन प्रहार, जिसमें हिडमा का नेटवर्क डिसमेंटल किया गया। ऑपरेशन प्रहार छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा रीजन में लॉन्च हुआ था। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा कमांडोज ने पार्टिसिपेट किया। मल्टीपल इंटेलिजेंस सोर्सेज से हिडमा के एग्जैक्ट मूवमेंट का पता चला। फोर्सेस ने घना जंगल ट्रेवर्स करके साइलेंट पोजीशनिंग ली और फिर एक सडन असॉल्ट लॉन्च किया। हिडमा नेटवर्क के कई लॉजिस्टिक्स और सेफ हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। कई नक्सलवादी इस एनकाउंटर में मारे गए। हिडमा का कमांड स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका था। उसकी पब्लिक अपीयरेंसेस बंद हो गई और रिपोर्ट्स आई कि या तो वो मारा गया है या सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती है कि हिडमा मारा गया या नहीं। पर जंगल से उसके नाम का टेरर खत्म हो गया और हिडमा नेटवर्क का खत्म होना ही फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हुआ। माधवी हिडमा जैसे लीडर्स पर 1 करोड़ तक का इनाम था और माधवी हिडमा का तो पता नहीं, पर हाल ही में मई 2025 में एक और हिडमा नेटवर्क के बड़े ऑपरेटिव कुंजम हिडमा को एक स्पेशल ऑपरेशन की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सल अटैक्स अब 90% तक गिर चुके हैं और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स अब रेड कॉरिडोर से बाहर आ चुके हैं। सरकार को नक्सल मूवमेंट के ओरिजिन से आज तक लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। लगभग 10,000 से ज्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है। 3,000 से ज्यादा पुलिस और इंडियन फोर्सेस के जवान शहीद हो चुके हैं और लगभग 15,000 से ज्यादा नक्सलवादी एनकाउंटर में मारे गए। ये आंकड़े सिर्फ 2020 तक के हैं, लेकिन अब इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा रहा है। रोड्स बिल्ड हो रही है, मोबाइल कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा रही है, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स ये सब बनाए जा रहे हैं और ये सब डेवलपमेंट लोकल्स को सरकार की तरफ लाता गया, जिससे नक्सल्स का रिक्रूटमेंट और मूवमेंट दोनों डिसरप्ट हुए। जो एक समय में 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में रेड कॉरिडोर बन चुका था, वो अब सिर्फ 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रह चुका है। उनमें से भी ज्यादातर या तो ऑपरेशंस में मारे जा चुके हैं या हमेशा के लिए इनएक्टिव होते जा रहे हैं। भारत सरकार का मोटिव है कि 2025 तक भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाना है, जिसमें सरकार लगभग कामयाब हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नक्सलवादियों की तरह ही देश में फैले इस्लामिक टेरर ग्रुप्स को भी न्यूट्रलाइज किया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद।